Hi, welcome back to Study Adda. Here Niklesh Upadhyay. Today, I am here to talk about the CBSE and ICSE board selection, as well as the reason what to choose in upcoming segment of the streams after completion of your class 10th, as you are entering in class 11th, and after qualifying class 12th, in which exam you can go ahead. So, dear students, boards exams are going on, and very soon you will get your result also in May, and after that, a large number of dilemma is there in mind. So to avoid the confusion and eradicate the dilemma, I am here to solve your problem regarding the selection and opting the subject criteria. So first of all, I would like to talk about the board scenario. Basically, the board scenario is that when we are talking about ICSE board, it is a quite enriched board which enhances the knowledge of the student. But on the same pattern, the CBSE is also having the same fragmentation of the syllabus and curriculum. तो अगर मैं आपसे डायरेक्ट बोलूँ तो आईसीएसई सीबीएसई में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस कंपैटिबिलिटी का है थोड़ा-सा, क्योंकि जो चीज़ें हम आईसीएसई में पढ़ते हैं तो ग्रॉस रूट लेवल से थोड़ा-सा एनहांस हो जाती हैं। लेकिन सीबीएसई का अगर मॉड्यूल देखें तो सीबीएसई 10 तक अपने बच्चों को क्या करता है, प्रिपेयर करने का एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है, जिससे बच्चे अपने बेसिक्स को क्लियर करते हुए एनसीईआरटी से यूज्ड टू हो जाए। क्योंकि हमें पता है कि एनसीईआरटी ही मैक्सिमम एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है, एनसीईआरटी बेसिस पे ही क्वेश्चंस आते हैं, सीबीएसई प्लेटफॉर्म से ही क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो आईआईटी हो, चाहे नीट हो, सीयूईटी हो या फिर और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों। बेसिकली अगर बात करें साइंस स्ट्रीम की या ह्यूमैनिटीज़ की या मैथ स्ट्रीम की बात करें, पीसीबी, पीसीएम और कॉमर्स में अलग अलग स्ट्रीम्स हैं, तो इन सब में जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये है कि आप सब्जेक्ट को कितना समय देते हैं। दूसरी चीज़ ये कि कंपैटिबिलिटी आपकी कितनी है और आपका आईक्यू लेवल कितना है, कितना आप ग्रैस्प कर सकते हैं और डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम सीबीएसई की बात करें तो बच्चे को एक बर्डन रिड्यूस्ड सिलेबस करिकुलम मिलता है, जिसमें बच्चा आसानी से थोड़ा थोड़ा करके सीखता है और 10 तक वो अपने आप को मेंटेन कर लेता है। और अगर हम ये कहें कि नहीं सिर्फ आईसीएसई अच्छा है या सीबीएसई अच्छा है, तो ऐसा नहीं है, हर बोर्ड अपने लेवल पे अच्छा है। इवन यूपी बोर्ड भी बहुत इलेबोरेटेड और डिटेल्ड बोर्ड है, तो हर चीज़ का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। सीबीएसई में आजकल रिफॉर्म बहुत ज़्यादा है, तो बच्चे को इसके लिए इनेबल्ड बनाने के साथ साथ एक डबल बोर्ड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जिससे बच्चा कंपार्टमेंट की जगह या इंप्रूवमेंट की जगह सीधा बोर्ड एग्जाम से ही क्लियर कर सके एग्जामिनेशन। दूसरी चीज़, स्किल सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस्ड है, जो आपकी बेसिक लैंग्वेज है इंग्लिश हिंदी, उसको सुपरसीड करेगा, और स्किल सब्जेक्ट आपके साइंस सब्जेक्ट को और मैथ सब्जेक्ट को सुपरसीड करेगा। तो अगर मान लीजिए कोई बच्चा कमजोर है किसी सब्जेक्ट में, तो उसके स्किल सब्जेक्ट उस नंबर को इन्हांस कर देंगे और उसका मार्कशीट ओवरऑल अच्छा होगा। प्लस परसेंटेज बेसिस की भी बात करें तो सीबीएसई बेटर है इन कंपेरिजन टू अटेनिंग द परसेंटेज रेदर देन आईसीएसई बोर्ड एंड एज वेल एज यूपी बोर्ड, क्योंकि एनसीईआरटी एक कंसाइज प्रिसाइज सिलेबस है जो एग्जामिनेशन के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही नॉलेज को प्रिपेयर करती है। अगर बात करें सब्जेक्ट ऑप्शन की, तो पीसीबी सजेस्ट करना बेटर समझूंगा उन बच्चों के लिए जो मेडिकल लाइन में एक डिज़ायर रखते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं। बेसिकली हम डॉक्टर इंजीनियर की ही बात करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पीसीबी ऑप्ट करते हैं तो आपके पास मल्टीपल ब्रांचेस की ओपनिंग है, जो आज के डेवलपिंग इंडिया में बहुत ढेर सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करती है। आप बायोलॉजी से किसी भी सेगमेंट में एंट्रेंस दे सकते हैं, चाहे वो मेडिकल हो, पैरामेडिकल हो, फॉरेंसिक साइंस हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, नर्सिंग हो, या फिर कोई वोकेशनल कोर्सेज हो, या फिर इवन कोई कम्पिटिटिव एग्जाम हो, यूपीएससी हो, सीडीएस हो, आपका चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो। ये एक मिथ है कि सिर्फ मैथ लेके ही हम इन चीज़ों में जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप अपनी मैथ की स्ट्रेटजी को बनाए रख सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर हम सीबीएसई से 10th करते हैं तो बेसिक स्टैंडर्ड का एक ऑप्शन मिलता है मैथमेटिक्स में। अगर बच्चा मान लीजिए मैथ्स में वीक है, तो वो बेसिक मैथ ऑप्ट करके मैथ भी कंटिन्यू कर सकता है क्लास 11th में। बेसिक का बच्चा स्टैंडर्ड मैथ ले सकता है और मैथ का बच्चा ऑब्वियसली मैथ लेगा। प्लस 11th में उसकी स्ट्रीम ऑप्शन अगर वो पीसीएम के साथ जाना चाहता है तो उसको उतना एफर्ट करना पड़ेगा। आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़िए, किसी भी बोर्ड से पढ़िए, एफर्ट आपका वही होगा। और अगर आप शुरू से ही एनसीईआरटी से यूज टू हैं तो आगे अपकमिंग कंपटीशन के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। सिंपली आपको एनसीईआरटी को 1 से 2 बार रिवाइज करना होगा, क्योंकि आप साल भर पढ़ते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आप बेसिकली वन लाइनर एमसीक्यूज़ पे ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट अफेक्ट होता है, जहाँ आपको थ्योरेटिकल पोर्शन लिखना होता है। हमने बहुत से बच्चे देखे हैं, हम लोग के पास आते हैं जो अलग अलग कोचिंगों से तैयारी करके आते हैं, तो उनका राइटिंग कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका होता है। दे आर ओनली वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे आर एबल टू सॉल्व, दे डू नॉट हैव द प्रॉपर नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। सो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप सीबीएसई बोर्ड प्रीफर करें और सीबीएसई से ही अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करें, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ड है। अगर बेसिक फाउंडेशन क्लास 8 ऑनवर्ड स्टार्ट नहीं होता है तो वहाँ पे समस्या आ जाती है कि बच्चा 11th-12th में कैसे चीज़ों को क्लैरिफाई करेगा और क्लैरिटी के साथ एग्जाम में अपीयर करेगा। फिर वो 2 से 3 साल कोचिंग प्रिपरेशन में देता है और चीज़ें डिले होती चली जाती हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम निखिलेश उपाध्याय। I wish you all the best for my board exam students as well as all the students who are preparing for the board examination and a bright future ahead. Thank you. Bye bye.